क्या आप जानते हैं ओसामा बिन लादेन की पहचान पक्की करने के लिए CIA ने एक फर्जी वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया था? आंसर, जी हाँ। ये बात सुनने में जितनी अजीब लगती है उतनी ही सच भी है। असल में जब अमेरिकी एजेंसियों को शक हुआ कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद शहर वाले उस कंपाउंड में छिपा हो सकता है, तो उसकी पहचान पक्की करना बेहद जरूरी था। सीधे कंपाउंड में घुसकर सैंपल लेना नामुमकिन था, इसलिए CIA ने एक बेहद चालाक तरीका निकाला। उन्होंने पाकिस्तानी डॉक्टर शकील अफरीदी की मदद ली और एबटाबाद में एक नकली हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करवाई। मकसद सीधा था, इसी बहाने कंपाउंड में रहने वाले बच्चों का ब्लड सैंपल लेकर उनका DNA हासिल करना, ताकि उसे ओसामा के परिवार के पहले से मौजूद DNA सैंपल से मिलाया जा सके। दिलचस्प बात यह है कि ये ऑपरेशन पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि कंपाउंड के अंदर तक टीम की पहुंच सीमित रह गई। लेकिन बाद में जब 2 मई 2011 को नेवी सील्स ने असली ऑपरेशन किया और ओसामा मारा गया, तो उसकी बॉडी का DNA टेस्ट उसकी बहन के 2010 में अमेरिका में मरने वाले सैंपल से मिलाया गया, जिससे पहचान की पुष्टि हुई। यही वैक्सीन वाली चाल बाद में एक बड़ा विवाद भी बनी, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान और कई दूसरे देशों में असली पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन्स पर लोगों का भरोसा कम हो गया और डॉक्टर शकील अफरीदी को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया। यानी एक जासूसी चाल की कीमत पूरी दुनिया के हेल्थ केयर सिस्टम को चुकानी पड़ी। आखिर अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के रडार को चकमा देकर एबटाबाद तक कैसे पहुंच गए? आंसर, ये पूरा ऑपरेशन जितना खतरनाक था उतना ही टेक्निकली भी कमाल का था। 2 मई 2011 की रात अमेरिकी नेवी सील्स की टीम 2 खास मॉडिफाइड ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों में सवार होकर अफगानिस्तान से पाकिस्तान के एबटाबाद की तरफ रवाना हुई। सबसे बड़ी चुनौती थी पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम की नजरों से बचना, क्योंकि अगर पाकिस्तानी सेना को इस ऑपरेशन की भनक लग जाती तो पूरा मिशन फेल हो सकता था और एक बड़ा डिप्लोमेटिक संकट भी खड़ा हो सकता था। इसके लिए इस्तेमाल किए गए हेलीकॉप्टर खास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस थे, जिनकी रडार सिग्नेचर बेहद कम थी, यानी वो सामान्य रडार सिस्टम्स के लिए लगभग अदृश्य थे। इसके अलावा टीम ने बेहद नीची ऊंचाई पर उड़ान भरी, जिसे लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग कहा जाता है, ताकि रडार पर कोई सिग्नल पकड़ में ही ना आए। कंपाउंड के आसपास पहले से सीक्रेट तरीके से निगरानी डिवाइसेस भी लगाई जा चुकी थी और बाहर से इंफ्रारेड कैमरों की मदद से थर्मल इमेजिंग के जरिए अंदर की हलचल पर नजर रखी जा रही थी। पूरा ऑपरेशन सिर्फ 40 मिनट में खत्म हो गया और अमेरिकी टीम बिना पाकिस्तानी सेना को भनक लगे वापस भी निकल गई। यही वजह है कि इस मिशन को दुनिया के सबसे सटीक और चुपचाप अंजाम दिए गए सैन्य ऑपरेशनों में गिना जाता है। क्या आप जानते हैं कि फ्लाइंग सॉसर शब्द आखिर सबसे पहले आया कहां से? आंसर, असल में ये पूरी कहानी शुरू होती है 24 जून 1947 से, जब अमेरिकी पायलट और बिजनेसमैन केनेथ आर्नल्ड अपना छोटा एयरक्राफ्ट माउंट रेनियर के पास उड़ा रहे थे। अचानक उन्हें आसमान में 9 चमकदार ऑब्जेक्ट तेज रफ्तार से उड़ते हुए दिखे। आर्नल्ड ने बाद में बताया कि उनकी उड़ने की स्टाइल कुछ ऐसी थी जैसे कोई तश्तरी पानी की सतह पर स्किप कर रही हो। बस यहीं से मीडिया ने इसे फ्लाइंग सॉसर यानी उड़न तश्तरी नाम दे दिया। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि आर्नल्ड ने कभी ये नहीं कहा कि ऑब्जेक्ट्स दिखने में तश्तरी जैसे थे। उन्होंने सिर्फ उनकी उड़ने की हरकत की तुलना तश्तरी से की थी। लेकिन अखबारों ने इस बात को थोड़ा तोड़ मरोड़ दिया और यह शब्द रातों रात पूरे अमेरिका में फैल गया। और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरे देश को हिला दिया। सिर्फ 2 हफ्तों के भीतर लगभग 800 अमेरिकियों ने दावा किया कि उन्होंने भी आसमान में इसी तरह की अजीब चीजें देखी हैं। यह वो दौर था जब रेडियो और अखबार हर घर तक पहुंच चुके थे, तो यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। यानी एक अकेली घटना ने पूरे देश में एक नई सोच, एक नया डर और एक नया शब्द जन्म दे दिया, जो आज तक इस्तेमाल होता है। आखिर रॉसवेल के खेत में मिला वो मलबा इतना बड़ा राजा क्यों बन गया? आंसर, ये किस्सा शुरू होता है 4 जुलाई 1947 की रात से, जब न्यू मैक्सिको के रॉसवेल इलाके में किसान विलियम रेजल को तेज आवाज और आसमान में चमकती रोशनी दिखी। उस वक्त उन्होंने सोचा कि शायद कोई तूफान आया होगा, इसलिए बात को हल्के में लिया। लेकिन अगले दिन जब वो अपने खेत में गए तो नजारा देखकर दंग रह गए। जमीन पर दूर तक अजीब किस्म का मलबा बिखरा पड़ा था, जिसे पहचानना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। रेजल ने यह बात न्यू मैक्सिको के शेरिफ जॉर्ज विलकॉक्स को बताई और शेरिफ ने तुरंत इसकी सूचना पास ही मौजूद रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड को दी। यहीं से माजरा और गहरा हो गया। सेना के जवान मौके पर पहुंचे, मलबा इकट्ठा किया और सबसे हैरानी की बात यह रही कि रॉसवेल आर्मी बेस ने खुद एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि उन्हें एक फ्लाइंग डिस्क यानी उड़न तश्तरी का मलबा मिला है। जरा सोचिए, अमेरिकी सेना का खुद ये बयान देना कितनी बड़ी बात रही होगी। हालांकि कुछ ही घंटों बाद ये बयान बदल दिया गया और कहा गया कि ये सिर्फ एक मौसम गुब्बारे यानी वेदर बैलून का मलबा था। लेकिन तब तक ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और आज भी रॉसवेल इंसिडेंट को UFO इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में गिना जाता है। आखिर एक साधारण सी जॉब CV वाली ईमेल कैसे बांग्लादेश के सबसे बड़े बैंक हैक की वजह बन गई? आंसर, जनवरी 2015 में बांग्लादेश नेशनल बैंक के सर्वर पर एक फिशिंग ईमेल आती है, जिसमें एक जॉब एप्लीकेंट की CV वाली जिप फाइल अटैच थी। बैंक के 3 एम्प्लॉइज ने बेझिझक वो ईमेल खोली और CV डाउनलोड कर ली, बिना ये जाने कि उनका ये छोटा सा अमल आगे चलकर बांग्लादेश की सबसे बड़ी रॉबरी की बुनियाद बनने वाला है। असल में उस
जिप फाइल के अंदर एक खतरनाक वायरस छुपा था जिसने 3 कंप्यूटरों में से एक में चुपके से बैकडोर खोल दिया और यहीं से हैकर्स का असली खेल शुरू हुआ। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई मामूली वायरस नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बंटा हुआ एक बेहद शातिर मॉलवेयर था। पहला हिस्सा बैंक के प्राइवेट नेटवर्क में चोर दरवाजा खोलता, दूसरा हिस्सा उस दरवाजे से निकलने वाली हर जानकारी को इनक्रिप्ट करके छुपा देता ताकि किसी को भनक तक न लगे, और तीसरा हिस्सा सबसे खतरनाक था। ये लगातार बैंक के नेटवर्क को स्कैन करता, हर एक्टिविटी रिकॉर्ड करता, कौन क्या कर रहा है, पैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं, छुट्टी के दिन कौन से कंप्यूटर खुले रहते हैं, सब कुछ नोट करता गया। हैरानी की बात यह है कि हैकर्स ने पूरे 1 साल तक बिना किसी शक के बैंक के नेटवर्क की जासूसी की और इतनी बारीकी से जानकारी जुटा ली जो शायद बैंक के अपने कर्मचारियों को भी मालूम नहीं थी। यानी एक साधारण सी दिखने वाली सीवी ने साइबर क्राइम की दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शातिर हमलों में से एक की नींव रख दी थी। बांग्लादेश जैसे देश का करोड़ों डॉलर का खजाना आखिर अमेरिका के फेडरल रिजर्व में क्यों रखा हुआ था? आंसर, साल भर की खामोश जासूसी के दौरान हैकर्स को एक बेहद अहम जानकारी हाथ लगी। बांग्लादेश नेशनल बैंक का फॉरेन करेंसी रिजर्व अकाउंट न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व सिस्टम में मौजूद था। दरअसल फेडरल रिजर्व सिस्टम, जिसे शॉर्ट में फेड भी कहा जाता है, अमेरिका का सेंट्रल बैंक है। जरा सोचिए, दुनिया भर के कई देश अपनी विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन करेंसी रिजर्व अमेरिकी डॉलर में इसी फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि डॉलर आज भी दुनिया की सबसे भरोसेमंद और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी मानी जाती है। यही वजह है कि बांग्लादेश जैसे देश भी अपने अरबों डॉलर के रिजर्व को इसी सिस्टम में जमा रखते हैं ताकि इंटरनेशनल ट्रेड और लेन देन आसानी से हो सके। लेकिन कमाल की बात यह है कि यही भरोसा हैकर्स के लिए एक सुनहरा मौका बन गया। जब उन्हें पता चला कि इतनी बड़ी रकम एक ही जगह एक ही सिस्टम में मौजूद है, तो उन्होंने ठीक इसी कमजोरी को निशाना बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी। असल में यह पूरा मामला दिखाता है कि कैसे दुनिया के सबसे मजबूत माने जाने वाले फाइनेंशियल सिस्टम्स भी इंसानी गलतियों और डिजिटल सेंधमारी के आगे कमजोर पड़ सकते हैं। यही फेडरल रिजर्व सिस्टम आगे चलकर इस पूरी साजिश के केंद्र में आने वाला था, जहां से करोड़ों डॉलर चुराने की कोशिश की गई। क्या आप जानते हैं दुनिया के लगभग हर देश का डॉलर खजाना अमेरिका के एक ही सिस्टम में क्यों रखा जाता है? आंसर, असल में बात यह है कि दुनिया के तकरीबन सारे मुल्क अपना फॉरेन करेंसी रिजर्व यानी डॉलर्स अमेरिका के फेडरल रिजर्व सिस्टम में ही रखते हैं। जरा सोचिए, ये एक तरह से बैंकों का भी बैंक बन जाता है। मतलब जब किसी देश को तेल खरीदना होता है तो वह न्यूयॉर्क फेड में मौजूद अपने अकाउंट से सीधे दूसरे मुल्क के फेड अकाउंट में पैसा भेज देता है। अब ये पैसा यूं ही इधर से उधर नहीं होता, इसके लिए दुनिया भर के बैंक एक खास सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जिसे स्विफ्ट कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इसे आप एक तरह का व्हाट्सएप समझ सकते हैं, लेकिन ये आम लोगों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ देशों की नेशनल बैंकों के लिए बना है। इसी के जरिए रोजाना अरबों खरबों डॉलर एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजे जाते हैं। यही वजह थी कि जब हैकर्स को पता चला कि बांग्लादेश के अरबों डॉलर न्यूयॉर्क फेड में पड़े हैं, तो उनका असली निशाना डॉलर नहीं बल्कि इसी स्विफ्ट सिस्टम तक पहुंचना बन गया, क्योंकि अगर वे इस नेटवर्क तक पहुंच जाते तभी वे न्यूयॉर्क के अकाउंट से पैसे निकालने का रास्ता बना पाते। यानी दुनिया की पूरी बैंकिंग व्यवस्था असल में एक ही धागे से बंधी हुई है, और यही धागा कभी कभी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाता है। आखिर सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम को हैकर्स ने कैसे चकमा दे दिया? आंसर, यकीन मानिए स्विफ्ट दुनिया की सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाने वाली पेमेंट सिस्टम है, क्योंकि यह सबसे संवेदनशील और भारी रकम के लेन देन संभालती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हैकर्स ने कभी स्विफ्ट या न्यूयॉर्क, सिर्फ बांग्लादेश बैंक के नेटवर्क में सेंध लगाई और वहीं से उस कंप्यूटर को ढूंढ निकाला जिससे स्विफ्ट ट्रांसफर को अधिकृत किया जाता था। दरअसल हर मजबूत सिस्टम की भी एक कमजोर कड़ी होती है, और यहाँ वह कमजोरी थी इंसानी गलती। हैकर्स ने सीधा हमला करने के बजाय महीनों तक चुपचाप निगरानी की। ये समझा कि बैंक के कर्मचारी सिस्टम में कैसे लॉगिन करते हैं, ऑर्डर कैसे टाइप करते हैं और उन्हें वेरीफाई कैसे करते हैं। धीरे धीरे उन्होंने बैंक कर्मचारियों जैसा व्यवहार करना सीख लिया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि सिर्फ सिस्टम चलाना काफी नहीं था। असली चुनौती थी अपने सुराग मिटाना, ताकि वारदात के बाद कोई पकड़ में न आए। इसके लिए उन्होंने बैंक के पुराने ट्रांसफर रिकॉर्ड्स को बारीकी से स्टडी किया और यह समझा कि बड़ी रकम की ट्रांजैक्शन सामान्य तौर पर कैसी दिखती हैं। गौर कीजिए, इससे साबित होता है कि दुनिया के सबसे सुरक्षित सिस्टम को तोड़ने के लिए हमेशा तकनीकी हमला जरूरी नहीं होता। कई बार सिर्फ धैर्य और इंसानी कमजोरी को समझना ही काफी होता है। क्या आप जानते हैं एक भूली हुई सूटकेस ने 9/11 हमले की पूरी सच्चाई कैसे खोल दी? आंसर, जरा सोचिए, इतना बड़ा हमला हो चुका था, प्लेन के अंदर मौजूद हर सबूत जलकर राख हो चुका था, मगर तभी एक ऐसी कोइंसिडेंस हुई जिसने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। हाईजैकर्स में शामिल मोहम्मद अत्ता का एक बैग कनेक्टिंग फ्लाइट लेट होने की वजह से बोस्टन के लोगन एयरपोर्ट पर ही छूट गया था। अब सोचिए, CIA की टीम को इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जो कुछ भी वो ढूंढ रहे थे वो सब कुछ इसी एक बैग के अंदर मिल गया। अलकायदा की ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन, प्लानिंग के डॉक्यूमेंट, पूरे मैनुअल्स, यहाँ तक कि हैरानी की बात यह है कि खुद मोहम्मद अत्ता की वसीयत तक इस बैग में मौजूद थी। यानी एक इंसान जो अपनी मौत की पूरी तैयारी करके निकला था, वो अपने पीछे ऐसे सबूत छोड़ गया जिसने पूरी साजिश बेनकाब कर दी। इसी बैग की डिटेल्स ने कंफर्म किया कि इस हमले के पीछे सीधा हाथ अलकायदा और ओसामा बिन लादेन का था। असल में जांच एजेंसियां
एजेंसियां पहले से ही 19 हाईजैकर्स को पासपोर्ट और वीजा रिकॉर्ड्स के जरिए पहचान चुकी थीं। लेकिन ये बैग ही वो कड़ी था जिसने शक को यकीन में बदल दिया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर वो फ्लाइट डिले नहीं होती तो शायद इतने पुख्ता सबूत इतनी जल्दी मिल पाना मुमकिन ही नहीं होता। कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाइयां किसी छोटी सी भूल से ही सामने आती हैं। आखिर कैसे पता चला कि हाईजैकर्स को पैसा कहां से और किसने भेजा था? आंसर, हमला हो जाने के बाद भी अमेरिकी जांच एजेंसियां वहीं रुकी नहीं रहीं। उन्होंने 19 हाईजैकर्स की पुरानी कॉल, ईमेल और सबसे जरूरी उनके बैंक ट्रांजैक्शंस को बारीकी से खंगालना शुरू किया। और यहीं से एक बहुत बड़ा राज खुला। दरअसल पता चला कि इन हाईजैकर्स को अमेरिका के अंदर जो फंडिंग मिल रही थी वो सीधे अलकायदा की तरफ से आ रही थी, और वो भी दुबई के एक अकाउंट से वायर ट्रांसफर के जरिए। यानी पैसों का एक ऐसा ट्रेल था जो सीधा अलकायदा तक जाकर खत्म होता था। इतना ही नहीं, जांच में ये भी साफ हुआ कि इन हाईजैकर्स ने अपनी ट्रेनिंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाकों में ली थी। सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ पासपोर्ट, वीजा रिकॉर्ड या एक छुटा हुआ बैग काफी नहीं था, बल्कि पैसों के लेन देन को ट्रैक करना ही वो आखिरी और सबसे मजबूत सबूत साबित हुआ जिसने इस पूरे हमले को औपचारिक रूप से अलकायदा से जोड़ दिया। यानी CIA, FBI और NIS जैसी एजेंसियों ने सिर्फ फिजिकल सबूतों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि पैसे की हर एक कड़ी को ट्रेस करके यह साबित किया कि यह हमला किसी अकेले शख्स की हरकत नहीं, बल्कि एक सोची समझी, फंडेड और ट्रेंड नेटवर्क की साजिश थी। और यही वो पल था जब पूरी दुनिया के सामने ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि इस हमले के पीछे अलकायदा का ही हाथ था। तो दोस्तों, अब आप ही सोचिए, क्या एक इंसान की छोटी सी गलती जैसे वो छूटा हुआ बैग वाकई इतिहास की दिशा बदल सकती है? और क्या पैसों का ट्रेल ट्रैक करना आज भी दुनिया की सबसे बड़ी जांचों को सुलझाने का सबसे ताकतवर तरीका है? या फिर टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ अपराधी अब इससे भी ज्यादा शातिर हो चुके हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को भरपूर पसंद आया होगा। लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले शानदार इंफॉर्मेशन वीडियो में।